देखिए, कल हम लोगों ने इससे पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सॉलिड का इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग देखते हैं सॉलिड के प्रकार। सॉलिड आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एमार्फस सॉलिड और एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो प्रकार के सॉलिड होते हैं। इसमें पहला हेडिंग है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका क्लासिफिकेशन में सबसे पहला सॉलिड है कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कि होमोजीनियस सॉलिड होता है। होमोजीनियस का मतलब सब तरफ एक समान रूप से बटे रहते हैं। उसके जो एटम्स होते हैं वह वेल अरेंज तरीके से रहते हैं और वो एक समान रूप से होते हैं। इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि जिससे मिलकर के ये बने हुए हैं पार्टिकल्स या फिर एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, ये जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज होते हैं इन ए डिफिनिट रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब एक पैटर्न को बार बार रिपीट करके बनाया जाता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिंग पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बार देखने का प्रयास करिए। ये जो दिख रहा है ना, सो रहा है ना, तो ये जो है कि आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का रिपीटिंग पैटर्न है। टोटल 7 प्रकार के होते हैं। रिपीटिंग पैटर्न का मतलब इसी को रिपीट करके बनता है। जैसे कि यह है क्यूबिक, क्यूबिक लिखा है ना, तो ये क्यूब है, तो क्यूब के रिपीट करने से ये बनता है। और ये कैसे बनता है? तो एक क्यूब के आगे क्यूब, पीछे क्यूब, ऊपर क्यूब, नीचे क्यूब, दाएं क्यूब, बाएं क्यूब, हर तरफ क्यूब 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 रख देंगे तो ये एक तरह से देखोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा जाल की तरह बन जाएगा, है ना। तब इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं। दिखा है ना, दिख रहा होगा, यूनिट सेल बोलते हैं। अगर कहीं पर भी आवाज़ फंसे या फिर ना दिखे तो एक बार हमें बताना, क्योंकि हर कई ठो स्क्रीन खोलने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकेंड तुम लोग बस रिएक्ट कर देना, हमको पता चल जाएगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये आपका क्यूबिक प्रकार का है। इसमें टोटल 7 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूबिक, फिर होता है आर्थोरोहम्बिक, फिर टेट्राहेड्रल, मोनोक्लिनिक, रोहम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और इसके साथ साथ आपका होता है लास्ट में हेक्सागोनल। इतने प्रकार के आपका क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, इतने प्रकार के आपके क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ना, कहाँ गया ये कर्सर, ये जो क्यूबिक है, क्यूबिक आपका 3 प्रकार का होता है। ये सारा चीज़ें हम आपको बताएंगे। आर्थोरोहम्बिक 4 प्रकार के होते हैं और सिंपल टेट्रागोनल आपके 3 प्रकार के, मोनोक्लिनिक 2 प्रकार के, रोहम्बोहेड्रल 1 प्रकार का और इसी प्रकार से आपका देखेंगे तो ट्राइक्लिनिक 1 प्रकार का और उसके साथ साथ हेक्सागोनल 1 प्रकार का। तो ये जो है कि 7 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आपके पास, हमने एक आप लोग को पीरियडिक टेबल खरीदवाया था, अगर आप लोग उस पीरियडिक टेबल में देखोगे ना तो उसके ऊपर में एक जगह लिखा हुआ है कि सभी जो सॉलिड सब्सटेंस है, जो मेटेलिक सब्सटेंस है, वह किस किस शेप में होता है। तो जो अभी मैंने स्ट्रक्चर दिखाया उसी में से कोई एक शेप का होता है हर एक सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है ना। तो वही क्रिस्टलाइन सॉलिड का फार्मूला है, मतलब डिफिनेशन है कि ये एक होमोजीनियस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? एक होमोजीनियस सॉलिड होता है इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिसके पार्टिकल या एटम या आयंस या मॉलिक्यूल्स एक फिक्स अरेंजमेंट में होते हैं और इसका जो एक पैटर्न होता है वह रिपीट होता है, ठीक है ना। अब देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके अंदर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। यानी कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। खासकर किसके अंदर? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। एमार्फस सॉलिड के अंदर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है ना, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऐसा होता है। इट में बी आयोनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर वंडर वाल फोर्सेज। इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वंडर वाल फोर्सेज हो सकता है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एग्रीगेट्स ऑफ मेनी स्मॉल टाइनी क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कि एग्रीगेट्स होता है। एग्रीगेट्स का मतलब किससे ये बना है? तो ये बना तो बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल से, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं?
यूनिट सेल बोलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आ रहा है कि नहीं? नहीं, स्क्रीन पर शो नहीं हो रही। स्क्रीन भी नहीं शो हो रहा है? स्क्रीन तो यहाँ से दिखा रहा है कि शो हो रहा है। मुझे तो आ रही है सर, स्क्रीन भी दिख रही है। अच्छा, तुमको आवाज जा रही है, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। हाँ, यानी कि उसका, शायद मुझे भी। यानी कि तुम्हारा नेट खत्म हो गया, ज़्यादा रील्स देखे हो आज। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कि एग्रीगेट्स होता है बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स के, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है ना? जो अभी मैंने दिखाया था ना, कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ यही वाला, यही क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। दिख रहा है ना, लिखा हुआ होगा यूनिट सेल स्ट्रक्चर। ये 7 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं और ये सातों को मिल करके टोटल 14 प्रकार का बनता है। ये सातों को मिला करके 14 प्रकार के बनते हैं। पहला वाला 3 प्रकार का जो क्यूबिक है, क्यूबिक वाला 3 प्रकार का होता है। इसका पहला को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहला वाला सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा वाला बॉडी सेंटर्ड और तीसरा वाला फेस सेंटर्ड। ये तुम्हारा महाराष्ट्र बोर्ड का बुक का है, ठीक है ना? आप लोग अभी जाना सॉलिड स्टेट चैप्टर, महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 12 का बुक खोलना, उसमें दिखेगा। तुम लोग के पास बुक है कि नहीं बोलो, अगर नहीं है तो हम PDF भेज दें। हाँ ठीक है, तो आप लोग के पास बुक है तो उस बुक को खोलना, उसमें ये चीज़ दिखेगा अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ये सातों स्ट्रक्चर, मतलब सातों नाम को अगर आपको याद हो जाता है तो दी बेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये 7 से मिल करके टोटल 14 प्रकार बनते हैं, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके ना? फिर हाँ बोलो क्या, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हमारी आवाज सुनाई दे रही ना? रिएक्ट करके बताओ। हाँ ठीक है, लग रहा है कि इसका ख़त्म हो गया डाटा। चलो तुम्हारा ख़त्म हो गया ना, तो हम इसको जो है कि रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देंगे, तुम देख लेना बाद में। ओके, अब देखो आज तो मैं पूरा क्लास ले करके ही रहूँगा, चाहे कैसे कुछ भी हो। देखो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जिसका कि जो सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस बोलते हैं। ध्यान से देखो, मान लो कि एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वह क्यूबिक हो जाए, तब इन दोनों स्ट्रक्चर को हम एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस बोलते हैं, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फस बोलते हैं। इसको हम सिर्फ और सिर्फ याद कर सकते हैं, हम इसको जो है कि देख नहीं सकते, मतलब कि इसको हम समझ नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर दिखाया ये वाला, इसमें मान लो कि कोई भी 2 स्ट्रक्चर है, उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, कोई भी 2 प्रकार के स्ट्रक्चर है ए और बी, दोनों ही आपका रोहम्बोहेड्रल हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फस हैं। इसमें थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा सकते हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं उससे, जैसे कि आपका सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड एटम है, जिसमें कि रेशियो कितना है, 1:1। इसके अंदर जो एटम है ना, सोडियम 1 है, फ्लोरीन 1 है, 1 और 1 है। तो और डार्क पेन लेते हैं, इसके अंदर क्या है, 1 ठो सोडियम 1 ठो फ्लोरीन मिल करके बना है, तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमॉर्फस है। यहाँ पर भी 1-1 है और यहाँ पर भी 1-1 है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस, है ना? तो इसके अंदर क्या होता है, ये आइसोमॉर्फस होता है। फॉर एग्जाम्पल उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर आपका सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फस हैं। इसके अंदर कैसे होता है, 1 सोडियम 1 नाइट्रोजन और 3 ठो ऑक्सीजन मिल करके बने हैं, तब इसका रेशियो हो जाता है 1:1:3। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस। तुम क्यों क्लास छोड़ दे रहे हो, क्लास मत छोड़ो, है ना? नहीं, वो कॉल आ गई थी सर। अच्छा ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, आपके आइसोमॉर्फस है, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। देखो भले इसमें वैलेंसी सोडियम का 1 है, कैल्शियम का 2 है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमॉर्फस है। इसी प्रकार से पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम सिलीनियम ऑक्जेट, मतलब कि क्या इसको बोलेंगे,
इसको सिलीनियम बोलते हैं ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम नहीं पता चल रहा है। देखो इसमें 2 ठो पोटेशियम है, 1 ठो सल्फर है और 4 ठो ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से इसके अंदर भी 2 पोटेशियम, 1 सिलीनियम और 4 ऑक्सीजन है। तो इन दोनों में रेशियो क्या है, 2:1:4। तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमार्फस हो जाएंगे। उसी प्रकार से इसमें 2 ठो क्रोमियम है, 3 ठो ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 ठो फ्लोरीन है, 2 ठो आयरन है और 3 ठो ऑक्सीजन है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा दोनों का, 2:3 हो जाएगा। तो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमार्फस कहलाते हैं। सिंपल भाषा में डिफिनेशन ये हो जाएगा कि अगर 2 स्ट्रक्चर का, 2 कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर सेम हो जाए तो उसको हम लोग एक दूसरे का आइसोमार्फस बोलते हैं। इसको हम लोग देख सकते हैं इन कंपाउंड के फार्मूला के द्वारा। कभी कभी फार्मूला सेम रहेगा लेकिन फिर भी एक दूसरे के आइसोमार्फस नहीं हो जाएंगे। जैसे कि NaCl और NaF दोनों में 1:1 का रेशियो है ना, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सोडियम है और एक फ्लोरीन है, लेकिन ये एक दूसरे के आइसोमार्फस नहीं है क्योंकि उसका वो वाला स्ट्रक्चर, यूनिट सेल वाला स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। ये वाला स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। इसलिए तो ये चीज़ आपको कुछ चीज़ें हैं याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए तुम CET की बुक खोलोगे तो उसमें दिया रहेगा, जो मैम ने, आंटी मैम ने बुक दिया है ना, उसमें भी दिया रहेगा। या फिर तुम अगर जो है कि महाराष्ट्र बोर्ड का बुक से क्वेश्चन लगाओगे तब उसमें दिया रहेगा। समझ पा रहे हो ना। अब देखिए आगे, ए सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस है दैट क्रिस्टलाइजेज इनटू, जो कि क्रिस्टल है 2 या 2 से अधिक फार्म का। एक ही पदार्थ जिसके अंदर के 2 या 2 से अधिक फार्म में बन सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, पॉलीमॉर्फस कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन के जो है कि 2 ठो पॉलीमॉर्फिक फार्म होते हैं। कौन कौन सा, ग्रेफाइट और डायमंड। इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन एक एलोट्रोप है, ठीक है ना। कार्बन एलोट्रोप है किसका, ग्रेफाइट का और डायमंड का। तब इसको, इस केस में हम लोग कार्बन को क्या बोलेंगे, इस केस में हम लोग कार्बन को बोलेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका पॉलीमॉर्फस है। ये आपका क्या है, पॉलीमॉर्फस है, क्योंकि 2 फार्म में रह रहा है। इसी प्रकार से सल्फर के भी 2 पॉलीमॉर्फस होते हैं, एक रोहम्बिक और एक मोनोक्लिनिक। दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। देखो ये रोहम्बिक है, रोहम्बिक मतलब रोहम्बोहेड्रल। ये अभी हमने जो मिटाया ना वही वाला, ये आपका क्या है, रोहम्बिक है। और इसी प्रकार से एक होगा मोनोक्लिनिक, ये आपका मोनोक्लिनिक है। तो जो सल्फर होता है इन दोनों फार्म में रहता है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फस बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। और एक स्ट्रक्चर था कि मान लो कि कोई एक सब्सटेंस है A और एक सब्सटेंस है B, दोनों का एक ही स्ट्रक्चर हो जाए, तब इसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस। समझ पा रहे हो ना वैष्णवी मोरे, नहीं समझ पा रहे हो, फिर से बोले, फिर से बताएं। हाँ ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है सर। हाँ, देखो जब अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर एक ही एलिमेंट के हो तब उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। और जब अलग अलग प्रकार के कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक जैसे हो तब उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फस। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। आया समझ में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पॉलीमॉर्फिक फार्म्स इज आल्सो कॉल्ड एलोट्रोपिक फार्म। पॉलीमॉर्फस को हम लोग एक दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, एलोट्रोप बोलते हैं। सुने होंगे कार्बन का एलोट्रोप, सल्फर का एलोट्रोप। कार्बन के कई प्रकार के एलोट्रोप होते हैं। एक कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल में पाया जाता है। एक कार्बन का एलोट्रोप है डायमंड, है ना। एक कार्बन का एलोट्रोप होता है बकमिंस्टर फुलरिन करके, ठीक है। तो कई प्रकार के एलोट्रोप्स होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब में भी पाया जाता है, तो वो इसके एलोट्रोप में नहीं हैं। एक C60 होता है, एक C70 होता है। वो सब चीज़ें तुम ये अपना बुक खोलना, उसमें दिखाई देगा तुमको। स्ट्रक्चर हम दिखाने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर जब बात उठाई है तो दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर ना बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें जो है कि फिगर बहुत ही अच्छा दिया है, इसलिए जल्दी खुलता नहीं है। दिखता है कि नहीं, एक सेकेंड। बहुत ही अच्छा बुक है, एक बार इसको पढ़ना। बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते हैं ना, वरना कोई भी बुक खराब नहीं होता है भाई। सभी बच्चे बस नौटंकी करते हैं।
इन लोगों को ज़रूरत होता है पिटाई का, हो नहीं पाता है, इसलिए पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ चलो ठीक है। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो है कि इसमें अभी दिखा नहीं रहा है ग्रेफाइट का और डायमंड का स्ट्रक्चर, वरना हम आपको दिखाते हैं। इस बुक एक सेकेंड, एनसीईआरटी बुक में तो होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक जाना ही जाता है इसके लिए। हाँ ये रहा ग्रेफाइट और डायमंड का स्ट्रक्चर। दिख रहा है, ये है आपका डायमंड, दिखा है ना, नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, और ये आपका ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो हर एक जो ब्लू कलर का बाल बनाया है ना, ब्लू कलर का पॉइंट बनाया गया है, ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये आपका सब कार्बन है। तो एक कार्बन से देखो, इस कार्बन से 4 कार्बन मिल करके बना है ना, इस कार्बन से एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, फिर इस कार्बन से एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, और इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह होता है। तो ये दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स है, और दूसरी भाषा में ये कार्बन के क्या है, पॉलीमॉर्फस है, पॉलीमॉर्फस है। आया समझ में, पॉलीमॉर्फस है। देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन का एक लेयर ऊपर होता है और उससे 340 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर दूसरा लेयर होता है, और फिर से उसके थोड़ी सी डिस्टेंस पर तीसरा लेयर होता है। और ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का डिस्टेंस होता है 141 पिकोमीटर, और यहाँ पर डायमंड में एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच का डिस्टेंस होता है 154 पिकोमीटर। दिख रहा होगा, और पिकोमीटर मतलब समझते होंगे, पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपको हर एक चीज़ के बारे में खूब अच्छे तरह से दिखा दिया था और समझा दिया था और पढ़ा दिया था, है ना। ये सब रिलेशन आप लोग जानते होंगे, जो ये हमने पी शब्द का जो प्रीफिक्स लगाया है इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। आया समझ में ना। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। शार्प होने का मतलब कि एक झटके में मेल्ट होगा। जैसे कि अगर तुम एक पेन ले लो और उसको तुम गर्म करो तो पहले नरम होगा, फिर उसके बाद जाकर के वो धीरे 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 मेल्ट होगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो प्लास्टिक है। और प्लास्टिक होता है आपका एमार्फस सॉलिड होता है। प्लास्टिक आपका क्या होता है, एमार्फस सॉलिड होता है। लेकिन वही अगर आप ले लो बर्फ, है ना, आइस, वो जो है कि लिक्विड रहेगा, सॉरी आइस जो है सॉलिड रहेगा ना। आइस आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। जैसे ही इसको 0 डिग्री सेल्सियस मिला या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिला, तुरंत सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तुरंत ही सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कभी तुमने ऐसे देखा है कि बर्फ़ को पकड़ो और उसको जो है कि पकड़ करके मोड़ दो, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप पेन को उसको नरम कर दो, हीट कर दो, और हीट करने के बाद चाहो तो उसको फोल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो। लेकिन बर्फ़ जो है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके चलते क्या उसको हम पकड़ करके मोड़ नहीं सकते। अगर उसको मोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगा, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। वो बर्फ़ जो है कि रहेगा सॉलिड स्टेट में, लेकिन जितने भी पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है, अगर उसको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा सा ऊपर मिल जाता है, तुरंत ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तुरंत ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं अभी सॉलिड स्टेट में है, पहले हम थोड़ा सा नरम हो जाएं फिर जो है कि तरल होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसी चीज़ को क्या बोला गया है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, शार्प होती है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बिल्कुल हमारी तरह, जो बोल दिया वो बोल दिया, ये नहीं कि अरे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ठीक है ना पाटिल साहब। हाँ, बिल्कुल ही शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ड्यू टू, क्या कारण है इसका, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। हम भी यूनिफॉर्म तरीके से एकदम अरेंजमेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान रूप से अरेंजमेंट होता है। तो जिसका एक समान रूप से अरेंजमेंट होता है तो टूटता है तो एकदम बिखर जाता है, और जब तक वो बना रहता है तब तक वो बना रहता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता।
समझ पा रहे हो? इसीलिए जितने भी प्रकार के सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे और उसको आप हीट करोगे तो तुरंत एक झटके में पिघलेगा। जैसे कि लोहे को अगर हीट किया जाए ना, तो लोहा जो है कि ऐसा नहीं कभी लोहा है हीट किए तो नरम हो गया फिर जो है कि पिघलेगा। अच्छा हाँ, लोहे में तो ऐसा चीज़ पाया जाता है ना। तो लोहा जो है कि 100% जो है कि क्रिस्टलाइन नहीं होती है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो वेल अरेंज तरीके से नहीं रहते हैं। तो जो वेल अरेंज तरीके से नहीं रहते वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके एमार्फस सॉलिड। समझ पा रहे हो? हाँ, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं तब आपको पता चलेगा। सारा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में और सीयूटी के बुक में दिया हुआ है, तो आप भी वहीं से लेंगे। देखो ये देख रहे हो ना, ये जो है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। एक क्यूब जो रेड कलर में बनाया गया वो एक तो क्यूब है। अगर आप इसके बगल में देखो तो हम जो है कि इसको दूसरे कलर से ले सकते हैं। कौन सा कलर लें? ब्लैक ले लेते हैं पहले। अगर मैं इसके बगल में बनाना चाहूँ तो एक ये क्यूब बना सकता हूँ ना, देख पा रहे हो ना, ये एक क्यूब बना सकता हूँ। ये क्यूब बन गया। अब इसके मैं पीछे चाहूँ तो पीछे भी एक क्यूब बना सकता हूँ। पीछे में कहाँ पर? एक क्यूब मैं इसके ऊपर, एक क्यूब मैं इसके ऊपर, और फिर ठीक इसके नीचे एक क्यूब बन जाएगा। इसके नीचे एक क्यूब, इसके आगे इसके नीचे एक क्यूब, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? एक, अच्छा नहीं, एक तो जस्ट इसके पीछे भी हो जाएगा। 1 2 3 4, 4 ठो क्यूब ऊपर, 4 ठो क्यूब नीचे। तो जो ये सिर्फ रेड कलर का क्यूब दिख रहा है जो कि पहले से परमानेंट बना हुआ है, हम अपना बनाया हुआ अगर मिटा दें तो जो पहले से परमानेंट बना हुआ है ना, यही क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। यही जो है कि यूनिट सेल कहलाता है। और ये क्यूब है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है क्यूबिक यूनिट सेल। इसका नाम क्या हो जाता है? क्यूबिक यूनिट सेल, क्योंकि ये इसके रिपीट करने से बना हुआ है। तो रिपीट किया गया। यूनिट का मतलब क्या होता है? एक। यूनिट का मतलब एक। सेल का मतलब कंपार्टमेंट। सेल अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। केमिस्ट्री में होता है शेल का मतलब होता है कोश। बायो में होता है सेल। सेल का मतलब उससे छोटी यूनिट नहीं है। सेल भी क्या है? एक यूनिट ही तो है। क्यों बायो के स्टूडेंट? ये भी तो एक यूनिट है ना, जिसके रिपीट करने से बनता है टिश्यू और फिर उसके रिपीट करने से बनता है बॉडी पार्ट। ऐसे ही होता है ना? बताओ क्या नाम है? हाँ ऐसे ही होता है। हाँ, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत कम पता है। ठीक है, तो ये जो है कि सेल है, ये सेल है। अच्छा, एक और सेल होता है, तुम लोग सुने होंगे, जो क्या कहते हैं, अरे उसको हम नाम भूल रहे हैं। जो लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं तो उनका एक सेल होता है, मतलब कि एक तो कंपार्टमेंट दे दिया जाता है, उसी के अंदर बैठ करके काम करते हैं। वो लोग फिल्मों में देखे होगे ना, या फिर जो देखे होगे कि कंप्यूटर बहुत सारे रखे रहते हैं, वहाँ पर जो है कि जा करके करते हैं। या फिर जो ऑनलाइन बच्चे एग्जाम देते होंगे तो उनका देखते होंगे कि एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, तो वो उनके लिए क्या हो गया? सेल हो गया। तो उस कंपार्टमेंट के मिलने से पूरा एक क्या बन रहा है? एक एक कंपार्टमेंट के मिलने से क्या बन रहा है? एक पूरा जो है कि कंप्यूटर के एग्जाम का हाल बन जा रहा है। एग्जाम का हाल बन जा रहा है। तो जो एक ठो यूनिट सेल है उसके बारे में हमें पहले अच्छे से जानना होता है। किसके अंदर? क्रिस्टल के अंदर। तो देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉरी यूनिफॉर्म अरेंजमेंट। अब देखो, तुम खुद ही देख सकते हो कि जो ये है, इसके अंदर हर एक ग्रीन कलर का जो स्फीयर दिख रहा है वो एकदम एक दूसरे के साथ खूब अच्छे तरीके से अरेंजमेंट होते हैं। इसका अरेंजमेंट क्या होता है? खूब अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है फिजिकल प्रॉपर्टी। लाइक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, etc ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेज विथ चेंज ऑफ डायरेक्शन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वह एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में चलने पर चेंज होती है। अब डायरेक्शन कहाँ से आ गया भाई? तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन है। इसको हमने कल अच्छे से स्ट्रक्चर में दिखाया था, वो स्ट्रक्चर अभी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन सी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर जा रही है? जो भी हमने बनाया है स्ट्रक्चर कॉपी में,
उसको मैं रंगीन स्ट्रक्चर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का जो डिफरेंस होगा वहाँ पर देखने को मिलेगा। कल हमने आपको दिखाया भी था, बस जस्ट वेट सम टाइम्स। भाई यहीं पर तो था, कहाँ गया? हाँ, सबसे ऊपर ही हम इधर उधर खोज रहे हैं। एक सेकेंड, देखो जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है और जो ये वाला स्ट्रक्चर है, हमने जो ब्लैक कलर से अपने नोट्स पर बनाया है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। बस इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा कलरफुल दिखा दिया गया है ना। तो इसमें देखोगे तो आप रेड कलर का जो क्रिस्टल है और जो ब्लू कलर का क्रिस्टल है, फिर रेड कलर, फिर ब्लू कलर, इस प्रकार से अरेंजमेंट है। तो देखो जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की गई है वह डी से सी तक लाइन में अगर चलेंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और बी से ए की लाइन में चलेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, और ई से एफ के लाइन में चलेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी। इसके पीछे कारण क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो डी से ई की लाइन में अगर आप चल रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, डी से सी तक की लाइन में, तो आपको सिर्फ ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ना। और जब ब्लू कलर के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं अर्थात इसमें सिर्फ क्या है, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल है। जब बी से ए के बीच में चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेड कलर के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार के ये भी हैं। लेकिन जब आप ई से एफ की तरफ चल रहे होते हैं आपको अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड मिल रहे हैं, यानी कि एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, जिसके चलते कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। यानी कि जब अगर हम बी से ए में चलेंगे तो कुछ अलग फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी, ई से एफ में कुछ अलग मिलेगा, सी से डी में अलग मिलेगा। समझ में आया ना। तो यही चीज़ का क्या दिया गया है, फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड चेंजेस विथ चेंज इन डायरेक्शन। इसका जो है कि ये सब प्रॉपर्टी चेंज होता है डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ, है ना। अगला दिया है एबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वह चेंज हो जाती है जब अलग अलग डायरेक्शन में चलते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपी बोलते हैं। जब हम लोग किसी भी एक क्रिस्टल में, देखो क्रिस्टल को बनाते समय ध्यान में रखना कि जो ये वाला जो सर्कल हम स्फीयर बनाया है, इसमें और इसमें देखोगे तो जो गैप था उसी गैप में हम इसको बना दिए हैं। ये थोड़ा सा नीचे, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस प्रकार से है ना। तब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है। और जब डायरेक्शन चेंज करने से अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रोपी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखना, सीटी में बहुत बार पूछा है, एनाइसोट्रोपी बोलते हैं। और यदि डायरेक्शन चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो तब उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपी। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और जो एमार्फस सॉलिड होते हैं वह आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। वो क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। उसका नेचर कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक होता है। समझ में आया, बोल दो। अब आगे है एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड का जस्ट उल्टा है। कैसे देखते हैं, देखो एमार्फस सॉलिड जो है
कि ये जो है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में वेल अरेंज तरीके से नहीं रहते हैं, सॉलिड स्टेट होते हैं, लेकिन जो इसके पार्टिकल अभी हमने जो पिछले फिगर्स में दिखाया ना कि सब पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम अरेंज तरीके से रहते हैं, तो उस टाइप के ये नहीं रहते हैं। जैसे कि क्लास में एग्जाम क्या कहते हैं, प्रेयर हो रहा है स्कूल में, तो सभी बच्चे क्या हैं, एक लाइन से खड़े हैं, तो वो सब क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। लेकिन अगर वही प्रेयर के बाद जब क्लास में जा रहे हैं तो क्या है, एमार्फस है, क्योंकि रैंडम तरीके से मूव कर रहे हैं ना। तब उस केस में एमार्फस सॉलिड जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, यह नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, यह नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, और ये ऐसे दिखाई देते हैं, ये सॉलिड तो होते हैं लेकिन ये क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलतार, कोलतार मतलब जिससे रोड बनता है, यह एक एमार्फस सॉलिड है, उसको हीट करो तो पहले सॉफ्ट होगा फिर जो है पिघलेगा। ग्लास, प्लास्टिक, रबर, बटर, ये इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, एमार्फस सॉलिड के, है ना। इसका फिगर देखें है तो दिखाते हैं। हाँ देखो, ये वाला जो फिगर है इसमें देखोगे तो सभी पार्टिकल्स एकदम अरेंज तरीके से है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लेकिन जो आपका ये वाला फिगर है ये आपका क्या है, एमार्फस सॉलिड। इसमें देखो कोई भी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पर देखो ग्रीन कलर से रेड कलर, फिर इस रेड कलर से ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इस प्रकार से इसमें देखो पार्टिकल जो है कि एक अरेंज तरीके से नहीं है, कहीं पर भी कोई भी है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एमार्फस सॉलिड है समझ में ना। इट डू नॉट ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वह ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता है। एंड डू नॉट मेल्ट ए डिफिनिट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसको जब हम हीट करते हैं तो यह मेल्ट तो होता है लेकिन शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मेल्ट नहीं होता है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इट ग्रेजुअली सॉफ्टेंस, बिकम्स लेस विस्कस एंड मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि जैसे एक प्लास्टिक ले लो, आप उसको हीट कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो पहले वो क्या होगा, नरम होगा, है ना। नरम होने के बाद फिर विस्कस होगा, विस्कस मतलब हनी की तरह होगा, हनी की तरह गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद फिर और ज़्यादा मेल्ट करोगे तब जो है कि इसका जो मेल्ट लिक्विड है वह पतला होता है। देखे होगा ना, अनुभव किए होगे प्लास्टिक को अगर हीट करते हैं तो। क्यों, प्लास्टिक जैसे या फिर रबर को जब हम हीट करते हैं तो कुछ ऐसा ही कंडीशंस होता है कि सबसे पहले वह हीट करोगे तो ये सॉलिड से पहले होगा क्या, सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड होगा। इसके बाद फिर यह विस्कस होगा, विस्कस लिक्विड की तरह होगा। इसके बाद फिर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इन रियल सेंस वास्तव में इट इज़ नॉट सॉलिड, यह क्या है, सॉलिड नहीं है, इसका एक दूसरा नाम है, इट इज़ सुपर कूल्ड लिक्विड। यह एक लिक्विड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। सीटी में कई बार पूछा है कि एमार्फस सॉलिड का एक और नाम क्या है, तो यह सुपर कूल्ड लिक्विड है। और यह एनाइसोट्रॉपिक नेचर होता है कि आइसोट्रॉपिक, तो एमार्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा हो जाएगा, एनाइसोट्रॉपिक नेचर का हो जाएगा। है समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर एंड पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज नॉट ऑब्जर्व्ड। इसके अंदर पीरियडिकली या फिर रेगुलर पैटर्न नहीं होता है, कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल्स रैंडम तरीके से इस प्रकार से होता है। जैसे कि आपका जो स्क्रीन है यह आपका जो है कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक है ना। एमार्फस सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, यह जो है कि फ्लूइड की तरह, लिक्विड की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्योर लिक्विड की तरह नहीं। एंड फ्लोट वेरी स्लोली अंडर ग्रेविटी, और ये जो है कि ग्रेविटी के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ क्या होता है, बहुत ही धीरे धीरे फ्लो करता है ना, फ्लोट करता है, नीचे की तरफ बहता है। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखोगे या फिर आपको शायद देखने को न मिले, जो पुराने घरों की खिड़कियां होती है उसका जो है कि नीचे का तली, नीचे का लेयर मोटा होता है और ऊपर का लेयर पतला होता है, क्योंकि ग्लास क्या है, एमार्फस सॉलिड है, और जब ये एमार्फस सॉलिड है तो ये क्या होता है, फ्लूइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह से
इसका फिजिकल प्रॉपर्टी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने पर चेंज नहीं होता है। इसका पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगी। अर्थात अगर हम इसमें देखें तो चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान रहेगी। लेकिन इसमें देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हम ये लाइन खींच रहे हैं रेड वाला, तो सिर्फ ग्रीन वाले बाल मिल रहे हैं, है ना। और जब मैं ये ब्लू वाला लाइन खींच रहा हूँ तो सिर्फ रेड वाले बाल मिल रहे हैं। ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। अब लेकिन अगर मैं जब ब्लैक वाला लाइन खींच रहा हूँ तो आपको रेड मतलब ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड प्रकार के बाल मिल रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जो रेड वाला लाइन है, जो आपका रेड वाला लाइन है, इस लाइन में एक स्पेशल प्रकार के पार्टिकल हैं, और जो ब्लू वाला लाइन है इसमें एक अलग स्पेशल प्रकार के पार्टिकल हैं, और जो ब्लैक वाला लाइन है इसमें आपको एक अलग प्रकार का स्पेशल पार्टिकल दिखाई देता है, जिसके चलते कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स होता है। लेकिन जो एमार्फस सॉलिड है इसमें कोई भी डायरेक्शन आप चलो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कोई भी डायरेक्शन चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। इसलिए ये क्या होता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन से जाओ एक जैसा ही देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग इसको क्या नाम है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आया समझ में ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और सॉलिड सब्सटेंस को एनाइसोट्रॉपिक नेचर का बोलते हैं। आया समझ में, बोलो वैष्णवी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अकेले हो। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है, क्यों? अब आ रहा है ना? नहीं आ रही। हाँ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ते हैं ग्लास। ग्लास कौन सा, पानी पीने का। अभी इंस्टाग्राम पर हमारे एक रील्स आया था कि जो पानी जिससे हम लोग पीते हैं ये बना तो होता है स्टील का, है कि नहीं? तो इसको हम लोग ग्लास क्यों बोलते हैं? ग्लास तो एक दूसरा पार्टिकल है ना, जो कि कौन सा है, जो कि आपका आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, और ये एमार्फस सॉलिड है। अब देखो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग हंसी मजाक करेंगे, है ना, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? कल हम देखेंगे ग्लास के बारे में, कल हम लोग देखेंगे ग्लास के बारे में, और हम जानेंगे कि इसमें लिखे हैं कि नहीं, हम इसमें नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। लगभग 800 से अधिक प्रकार के ग्लासेज होते हैं। हाँ, यहाँ आप लिखते हैं 800 से अधिक डिफरेंट प्रकार के ग्लासेज होते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग कल देखते हैं। ओके ओके। चलो आज का कहानी यहीं तक, जाओ खाना पीना खाओ। हाँ।